हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में प्रमोशन मिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन द सक्सेसिव ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस। आपको इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस का जो सीक्वेंस है वो आपको बताना है। एक बार मैं सारे स्टेप्स को पढ़ देता हूँ। Selecting the message source, identifying the target audience, determining the communication objectives, designing a message, collecting feedback, choosing communication channels and media। ये आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। वीडियो के एंड में मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करूँगा विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो देखिए, हम 4 P's ऑफ मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 4 P's जो है, फर्स्ट है उसमें प्रोडक्ट, सेकंड है प्राइस, थर्ड है प्लेस या जिसको हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, और फोर्थ है प्रमोशन। और इसी प्रमोशन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि 4 P's क्या है। मान लेते हैं एक कंपनी है एप्पल। अब एप्पल जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाता होगा। फॉर एग्जांपल फ़ोन बनाता होगा, लैपटॉप बनाता होगा, एप्पल वॉच बनाता है, बहुत सारी चीज़ें वो बनाता है। तो एक कंपनी के लिए उसका प्रोडक्ट क्या होगा? जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया तो एप्पल है, तो एप्पल के लिए प्रोडक्ट क्या होगा? आईफोन हो सकता है, एप्पल वॉच हो सकता है, एप्पल पेंसिल हो सकता है। दूसरा होता है प्राइस, यानी कि कितने में जो कंपनी है वो अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर को बेचेगी। इस एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि ये कॉस्ट है कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से कि उसको कितना पैसा पे करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को यूज़ करने के लिए या कंज्यूम करने के लिए। थर्ड आता है प्लेस। प्लेस का मतलब क्या है कि ये जो प्रोडक्ट इस कंपनी ने बनाया है ये कहाँ पे अवेलेबल होगा, यानी एक कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट या सर्विस को कहाँ पे अवेल कर सकता है, कहाँ से वो परचेज़ कर सकता है या फिर कहाँ पे कंज्यूम कर सकता है। आखिरी आता है प्रमोशन। प्रमोशन में हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि सपोज़ कर लीजिए कि कोई कंपनी है, इसने कोई नया प्रोडक्ट बनाया। अब इस नया प्रोडक्ट जो कंपनी ने बनाया है, इस न्यू प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर को कैसे पता चलेगा? तो मेनली प्रमोशन में हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, यानी कि एक कंपनी कैसे अपने प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर को कम्युनिकेट कराता है, बताता है कि नया प्रोडक्ट हमारे पास आ चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कल को एप्पल जो है वो आईफोन 15 लॉन्च कर देता है, तो कैसे पता चलेगा कंज्यूमर को? क्या आप यूट्यूब पे ऐड देखोगे? क्या आप कोई बिलबोर्ड देखोगे? क्या आप टीवी पे कोई एडवर्टीज़मेंट देखोगे? तो ये प्रमोशन में बेसिकली कम्युनिकेशन जो होता है उसका सारा प्रोसेस में इंक्लूड किया जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। तो अब बात कर लेते हैं प्रमोशन मिक्स की। मिक्स का क्या मतलब है? किसी चीज़ का मिक्सचर, आप सभी को पता है मिक्सचर, या फिर इसको हम बोलते हैं ब्लेंड। और प्रमोशन मिक्स का क्या मतलब हो गया कि कुछ प्रमोशनल टूल्स हैं उनका मिक्स या मिक्सचर हमारे पास यहाँ पे होगा। तो ध्यान रखिएगा कि प्रमोशन मिक्स क्या है, एक ब्लेंड या मिक्सर है ऑफ 5 प्रमोशनल टूल्स। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 5 प्रमोशनल टूल्स। अब कौन कौन से 5 प्रमोशनल टूल्स हैं? फर्स्ट है एडवर्टाइजिंग, सेकंड है पब्लिक रिलेशन जिसको हम शॉर्ट में पीआर भी कहते हैं, नेक्स्ट है पर्सनल सेलिंग, नेक्स्ट है सेल्स प्रमोशन और लास्ट है डायरेक्ट मार्केटिंग। देखिए, कभी भी एग्ज़ाम में आपसे हो सकता है पूछ लें कि इनमें से कौन सा प्रमोशनल टूल नहीं है, तो ये पांचों नाम आपको पता होना चाहिए। एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और डायरेक्ट मार्केटिंग, ये पांचों प्रमोशनल टूल्स या इसको हम 5 एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी मैंने आपको बताया कि प्रमोशनल मिक्स क्या है। ये ब्लेंड है 5 प्रमोशनल टूल्स का जो कि एक कंपनी यूज़ करती है कंज्यूमर को इंगेज करने के लिए। इंगेज कैसे करेगी? जब तक कंज्यूमर को पता नहीं चलेगा कोई प्रोडक्ट आया है तब तक कंज्यूमर कैसे इंगेज होगा। दूसरी बात, परसुएट करने के लिए। अब सिर्फ आपको ऐड दिखा दे कि प्रोडक्ट यही है तो कंपनी को कोई फ़ायदा होने वाला है? नहीं होने वाला। तो कंपनी चाहती है कि आप परसुएट हों, आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज़ करें आगे चल के। ठीक है, तो इंटेंशन क्या होता है? टू जनरेट सेल्स। ध्यान रखिएगा, सेल्स को जनरेट करना ये कंपनी का एक ऑब्जेक्टिव होता है। और ब्रांड लॉयल्टी बनाना
या फिर कस्टमर जो रिलेशनशिप है, लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप, ये सब बिल्ड करना प्रमोशन मिक्स का एक ऑब्जेक्टिव होता है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मैं एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन या डायरेक्ट मार्केटिंग के बारे में इन डेप्थ आपको नहीं बताने वाला। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको प्रमोशन मिक्स का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे एडवर्टाइजिंग, डिटेल में हम सारे जो पांचों प्रमोशनल टूल्स हैं उनको अलग अलग वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिर्फ यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब बढ़ते हैं आगे। तो पहला प्रमोशनल टूल है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग आपके हर तरफ है। आप घर से बाहर निकलते हो, आपके सामने एक बिलबोर्ड नज़र आता है। आप यूट्यूब खोलते हो, वहाँ पे आपको ऐड आता है। आप टीवी ओपन करते हो, वहाँ पे आपको ऐड आता है। तो एडवर्टाइजिंग क्या है, वो आपका लाइफ का एक पार्ट हो चुका है आज के टाइम पे। आप जहाँ भी जाते हो, आप हर जगह आपको ऐड से भरा हुआ सारा प्लेसेस नज़र आता है। चाहे आप मॉल में जाओ, चाहे आप रोड पे ऐसे ही टहलो, आपको हर जगह ऐड नज़र आता है। तो कुछ एलिमेंट है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, आपको पहले से ही पता है कि एडवर्टाइजिंग क्या है। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। सबसे पहले कि एडवर्टाइजिंग जो है वो पेड होता है, फ्री में नहीं होता। अब कोई कंपनी जो एक शूज़ का एडवर्टाइज़ करा रही है, वो किसी न किसी एथलीट को वो पैसा पे करेगी, ठीक है। और कोई जो ऐड बनता है, उसके लिए जो ऐड एजेंसीज़ हैं उनको पे किया जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एडवर्टाइजिंग जो है वो पेड होता है, और पेड किया जाता है किसी न किसी आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर द्वारा। कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई भी फर्म हो सकता है जो अपना प्रोडक्ट सेल कराने के लिए एडवर्टाइज़ करा रहा हो, तो उसे हम आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर कहेंगे, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल कराने के लिए एडवर्टाइज़ करा रहा है। तो ध्यान रखना, एडवर्टाइजिंग जो है वो पेड है और ये आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर द्वारा होता है। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एडवर्टाइजिंग का, वो ये है कि ये नॉन पर्सनल होता है। पर्सनल का क्या मतलब, जैसे आप अपने फ्रेंड से सामने सामने फेस टू फेस बात कर रहे हो, लेकिन एडवर्टाइजिंग तो नहीं है, वो वन वे है। इसमें आपको कोई फीडबैक नहीं देना होता है। आप टीवी पे ऐड देख रहे हो, कोई आपके सामने पर्सनली तो आपको ऐड दे नहीं रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, एडवर्टाइजिंग में तीन चीज़ें हैं, पेड होता है, ये नॉन पर्सनल है और आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये भी आपको इम्पॉर्टेंट है जानना, क्योंकि एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है। तो एडवर्टाइजिंग के अंतर्गत ब्रॉडकास्ट आता है, प्रिंट आता है, ऑनलाइन आता है, मोबाइल आता है और आउटडोर आता है। ये सब सारे एलिमेंट्स हैं जो कि एडवर्टाइजिंग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन का इस्तेमाल कब किया जाता है, जब हमारे प्रोडक्ट या सर्विस की जो डिमांड है वो बहुत कम है। आपने देखा होगा कि बाय वन गेट वन, आपने ये ऑफ़र हमेशा सुना होगा। तो ये क्या है, एक सेल्स प्रमोशन का भी एक एग्जाम्पल है। सेल्स प्रमोशन हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होता है और ये एक तरीके का शॉर्ट टर्म इंसेंटिव है, ताकि जो हमारा परचेज़ है या सेल्स है ये बढ़ जाए। हम चाहते हैं कि कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को परचेज़ करे, जो हमारा प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। तो जब हम शॉर्ट टर्म में अपने प्रोडक्ट का सेल बढ़ाना चाहते हैं तो हम सेल्स प्रमोशन करते हैं। इसके अंतर्गत डिस्काउंट्स आते हैं, कूपन्स आएंगे, डिस्प्ले आएगा, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड इवेंट्स को इंक्लूड किया जाता है। तो ये सब सारे एलिमेंट आपको याद रखने होंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग भी एक प्रमोशनल टूल्स का एक एग्जाम्पल है। पर्सनल सेलिंग का क्या मतलब है कि एक तरफ सेल्स पर्सन होगा, जिनको हम सेल फोर्सेस भी कहते हैं, ठीक है। एक तरफ सेल्स पर्सन है, दूसरी तरफ कस्टमर्स है। अब ये टू वे कम्युनिकेशन है। जैसे एक कस्टमर दुकान में जाता है, सेल्स पर्सन उससे पूछता है कि आपको किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए और कौन कौन से प्रेफरेंसेस है आपके, उसी हिसाब से वो प्रोडक्ट को सेल करता है। तो यहाँ पे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये पर्सनल प्रेजेंटेशन है। जब भी सेल्स पर्सन होता है, आप दुकानों में पहले जाते होंगे दुकान में कपड़े खरीदने के लिए, तो एक सेल्स पर्सन जो होता है वो आपसे इंटरेक्ट करता है, आपके जो फीडबैक है उसके हिसाब से चीज़ों को दिखाता है। तो यहाँ पे पर्सनल सेलिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि कंज्यूमर को हमें एंगेज करना है, सेल्स को बढ़ाना है और जो लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप है इसको भी बिल्ड करना है। अब देख लेते हैं कि पर्सनल सेलिंग के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। सेल्स प्रेजेंटेशंस, ट्रेड शोज़, इंसेंटिव प्रोग्राम्स, ये सब सारी चीज़ें पर्सनल सेलिंग के अंतर्गत इंक्लूड की जाती हैं। अब नेक्स्ट प्रमोशनल टूल की बात करते हैं, जो कि है पब्लिक रिलेशन, जिसको हम बोलते हैं PR। पब्लिक रिलेशन, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हमें जो भी जनरल पब्लिक है, जो आम जनता है,
उसके साथ हमें अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना है। अब कैसे हम अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे? जब हम एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करेंगे। जब एक कंपनी अपने प्रोडक्ट या अपने ब्रांड को लेके एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना चाहती है इन द आई ऑफ जनरल पब्लिक, तो इसे हम पब्लिक रिलेशन कहते हैं। अब कैसे कर सकती है? हो सकता है कि कंपनी अपने गुडविल को बढ़ाना चाहती है, या हो सकता है कि कंपनी के बारे में कोई अनफेवरेबल रूमर्स हो, अफवाह फैली हो, उसको क्लियर करना चाहते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें पब्लिक रिलेशंस के अंतर्गत आती हैं। ध्यान रखिएगा कि जब हम कंपनी का इमेज, पॉजिटिव इमेज जनता के सामने लाना चाहते हैं, तो उसे हम पब्लिक रिलेशंस के अंतर्गत इंक्लूड करना चाहते हैं। हमारा इंटेंशन ये होता है कि जो जनरल पब्लिक है उसके साथ हमारा जो रिलेशनशिप है वो अच्छा हो, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है वो डेवलप हो। यही पब्लिक रिलेशन का एक मेन मोटिव होता है। अब देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। फर्स्ट है प्रेस रिलीजेस, स्पॉन्सरशिप, इवेंट्स एंड वेब पेजेस। ये सब सारी चीज़ें पब्लिक रिलेशंस के अंतर्गत इंक्लूड की जाती है और ये आपको हमेशा याद रखना होगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आखिरी प्रमोशनल टूल की बात करते हैं, जो कि है डायरेक्ट एंड डिजिटल मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग का क्या मतलब है कि एक तरफ कंपनी है और दूसरी तरफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। तो इसमें कंपनी क्या करती है कि डायरेक्टली किसी इंडिविजुअल कंज्यूमर को कांटेक्ट करती है, उनसे बात करती है, उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करती है। और कंपनी चाहती है कि हम डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट करें ताकि आप जो इमीडिएट रिस्पॉन्स हैं वो आप करें, जो कि कंपनी चाहती है कि आप किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करें और कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड हो। इसके अंतर्गत देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। डायरेक्ट मेल, ईमेल्स, कैटलॉग्स, ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया, मोबाइल मार्केटिंग, ये सब सारे एग्जांपल हैं डायरेक्ट मार्केटिंग के। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस, जिसको हम शॉर्ट में आईएमसी कहते हैं। इस वीडियो में हम आईएमसी के बारे में डिटेल में नहीं जानेंगे, बट मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूँ कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस क्या है। अब देखिए, हमारे पास 5 प्रमोशनल टूल्स हैं। मैंने आपको बताया कि हमारे पास एडवर्टाइजिंग है, सेल्स प्रमोशन है, डायरेक्ट मार्केटिंग है, पब्लिक रिलेशन है, पर्सनल सेलिंग है। ये सब सारे हमारे पास प्रमोशनल टूल्स हैं। अब इन सबको हम इस तरीके से इंटीग्रेट करें कि हमारा जो मेन जो कंटेंट है, जो हम डिलीवर करना चाहते हैं एज अ कंपनी, जो हम मैसेज देना चाहते हैं हमारे कंज्यूमर को, वो हम अच्छी तरीके से पहुंचा सकें। और उसको बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए हम इन पांचों जो प्रमोशनल टूल्स हैं उनका इस तरीके से इस्तेमाल करें कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर इंगेज हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को परचेज़ करें, यानी हमारा जो सेल्स है वो बढ़ जाए और ब्रांड लॉयल्टी भी बढ़ जाए। तो ये था इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कई बार घुमा के पूछे जाते हैं, वो है इफ़ेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं स्टेप्स इन डेवलपिंग इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशंस। ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर नोट भी कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है और यहीं से मैंने भी आपके लिए एक क्वेश्चन बनाया। तो देखिए, यहाँ पे अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग स्टेप्स दिए होंगे, लेकिन एक जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि यही जो 6 जो स्टेप्स दिए गए हैं उन्हीं को हम फॉलो करते हैं। हो सकता है कि आप किसी बुक में पढ़ रहे हो तो 1-2 स्टेप्स आगे पीछे हो सकते हैं। तो जानते हैं कि इफ़ेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है वो कौन कौन से स्टेप से होकर गुजरता है। पहले समझ लो कि इफ़ेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन का क्या मतलब है। कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि हम कोई चीज़ कन्वे करना चाहते हैं, कोई चीज़ बताना चाहते हैं। और इफ़ेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या मतलब है कि जो भी हम बताना चाहते हैं वो प्रभावपूर्ण तरीके से बताना चाहते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बताना चाहते हैं ताकि उससे हमें कुछ एडवांटेज हो, कुछ फ़ायदा हो एज अ कंपनी। तो सारे स्टेप्स को देख लेते हैं। फर्स्ट है आइडेंटिफाइंग टारगेट ऑडियंस, सेकंड है डिटरमाइनिंग द कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड है डिज़ाइनिंग अ मैसेज, फोर्थ है चूजिंग कम्युनिकेशन चैनल्स एंड मीडिया, फिफ्थ है सेलेक्टिंग द मैसेज सोर्स और लास्ट है कलेक्टिंग फीडबैक्स। एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाइंग द टारगेट ऑडियंस। सबसे पहले कंपनी को उसके टारगेट ऑडियंस के बारे में जानना होता है। उसे क्लियरली ये पता होना चाहिए कि उसका टारगेट ऑडियंस कौन है। ऑडियंस कौन कौन से हो सकते हैं? आपके करंट यूज़र्स हो सकते हैं जो कि करंटली आपके प्रोडक्ट और सर्विस को कंज्यूम कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, या फिर पोटेंशियल बायर्स हो सकते हैं जो कि फ्यूचर में आपके बायर बनने वाले हैं, वो हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो कंज्यूमर हैं या टारगेट ऑडियंस हैं उनमें हम इंडिविजुअल्स को इंक्लूड कर सकते हैं,
ग्रुप्स को कर सकते हैं, किसी जनरल पब्लिक है इसको इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर किसी स्पेशल पब्लिक्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो पहला स्टेप यही है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है। टारगेट ऑडियंस हमारा करंट यूज़र हो सकता है या फिर पोटेंशियल बायर भी हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप बात करते हैं डिटरमाइनिंग द कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स। अब हमें कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव सेट करना होगा। जनरली किसी भी ऐड का या किसी भी मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो स्टेप होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि एक जो कंज्यूमर है वो परचेज रिस्पॉन्स दें। यानी कि अगर हम कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं या कोई एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं तो एक कंपनी क्या चाहेगी, जनरल सी बात है कि एक कंपनी चाहेगी कि जो कंज्यूमर हैं वो उसके प्रोडक्ट को परचेज़ करें, यही तो चाहेगी। तो एक कंपनी को अपने कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स को बहुत क्लियरली पता होना चाहिए उसको कि उसके ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं, ठीक है। और ये भी पता होना चाहिए कि एक कंज्यूमर जो है वो कौन से स्टेज पे है इस समय। देखिए बाइंग बिहेवियर आपने सुना होगा कि कंज्यूमर जो बाइंग बिहेवियर है वो अलग अलग स्टेप से होता है कि कंज्यूमर कौन से स्टेप से होके प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि 6 ऐसे स्टेप्स हैं जिससे होके एक कंज्यूमर प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहता है। तो देख लेते हैं सारे स्टेप्स को। फर्स्ट है अवेयरनेस, यानी सबसे पहले कंज्यूमर को किसी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा। यानी उसे ज़्यादा तो पता नहीं होगा, जैसे कभी ना कभी आपको टेस्ला के बारे में पता चला होगा, तो जस्ट नाम आपको पता चला टेस्ला की कोई कंपनी। नेक्स्ट है नॉलेज। अब आप उसको गूगल करते हो या यूट्यूब पे वीडियो देखते हो कि यार टेस्ला क्या है, क्या वो इलेक्ट्रिक कार बनाती हैं, कितना उसका कॉस्ट क्या है, ये सब सारी चीज़ें आप पता करते हो। थर्ड है लाइकिंग। अब धीरे धीरे आपको हो सकता है कि टेस्ला की जो कार है वो आपको पसंद आनी स्टार्ट हो गई हो, आपको लग रहा हो कि यार ये कार तो अच्छी लग रही है हमें। फिर फोर्थ आता है प्रेफरेंसेस। आप हो सकता है फ्यूचर में जब कार खरीदो तो आप दूसरे कार के कंपैरिजन में आप ये सोचो कि अगर मुझे ख़रीदना होगा तो मैं इसको ही प्रेफरेंस दूंगा, मैं यही कार जो है परचेज़ करूंगा। फिफ्थ स्टेप जो है वो आता है कन्विक्शंस। यहाँ पे आप कन्विंस हो जाते हो कि अब मैं इस प्रोडक्ट को परचेज़ करूँगा। आप पूरी तरीके से मन बना लेते हो कि अगर मुझे प्रोडक्ट परचेज़ करना है तो मैं यही करूँगा। और सिक्स और लास्ट स्टेप आता है परचेज़। अब फाइनल स्टेज में आप क्या करते हो, उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेते हो। तो ध्यान रखना डिटरमाइनिंग द कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है कि एक कंपनी जब ये पता कर लेती है कि उसके टारगेट ऑडियंस कौन है तब वो अपना कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव सेट करती है। कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि कंपनी चाहती है कि आप उसके प्रोडक्ट को परचेज़ करो, ठीक है। और इसको करने के लिए कंपनी ये जानना चाहती है कि जो आपके जो ऑडियंस है, जो कंज्यूमर है, जो बायर रेडनेस स्टेज है उसमें कौन से स्टेज पे हैं और किस तरीके से उसे हम फाइनल स्टेज जो कि परचेज स्टेज है वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम सेकेंड स्टेप में बात करते हैं। थर्ड है डिज़ाइनिंग अ मैसेज। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि जो भी हम मैसेज भेजना चाहते हैं, जो कन्वे करना चाहते हैं, उसे हम बेहतर तरीके से डिज़ाइन करें। डिज़ाइन करने का क्या मतलब है कि हमें एक इफ़ेक्टिव मैसेज बनाना होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो मैसेज है वो जनरली अटेंशन को ग्रैब करने वाला हो, इंटरेस्ट को होल्ड करने वाला होना चाहिए और डिज़ायर को अराउज़ करने वाला होना चाहिए और एक्शन को ऑब्टेन करने वाला होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि आपने बाइंग बिहेवियर जो मॉडल है वो पढ़ा होगा। इसमें से एक मॉडल के बारे में यहाँ बात कर रहा है जो कि है एडा मॉडल, जिसको दिया है सेंट एल्मो लुइस ने इन द ईयर 1898। सेंट एल्मो लुइस इन द ईयर 1898, ठीक है। ये बाइंग बिहेवियर मॉडल है जो ये बताता है कि 4 स्टेप से होके कंज्यूमर प्रोडक्ट को परचेज करता है। फर्स्ट है अटेंशन, इसको हम अवेयरनेस भी बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आप सबके लिए अवेयरनेस। अवेयरनेस का क्या मतलब, सबसे पहले आपको प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट, फिर आपको उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट आ सकता है, फिर डिज़ायर, फिर आप उसको ख़रीदना चाहते हो, फिर लास्ट में एक्शन, यानी आप उस प्रोडक्ट को परचेस कर लेते हो। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे जब हम एक मैसेज को डिज़ाइन करेंगे तो हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहला कि मैसेज कंटेंट, यानी कि हमारा मैसेज क्या होगा। जैसे आपने देखा होगा ना कि पीएम कई बार भाषण देते हैं तो वो जो भाषण देते हैं वो पहले से रिटन होता है, लिखा होता है, यानी उन्हें पहले से ही पता होता है कि हमें किस टॉपिक पे बात करना है और उसका कंटेंट क्या होगा। दूसरा, मैसेज स्ट्रक्चर या फॉर्मेट कैसा होगा, कि कौन से स्ट्रक्चर में वो लिखा होगा
और उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मैसेज कंटेंट की, कि मैसेज कंटेंट क्या होगा, कौन कौन सी चीज़ें उसमें इंक्लूड की जाएंगी। तो कोई भी मार्केटर है उसे ये पता होना चाहिए कि कौन सा मैसेज है जो कंज्यूमर को अपील करेगा, या उसका थीम क्या होगा। ठीक है, तभी तो डिज़ायर रिजल्ट मिलेगा, तभी तो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा। तो मैसेज कंटेंट के अंतर्गत ध्यान रखिएगा कि 3 तरीके का अपील किया जा सकता है। पहला है रैशनल, सेकंड है इमोशनल और थर्ड है मोरल। रैशनल का क्या मतलब है, जो कि लॉजिकल हो। हम कोई ऐसा अपील कर रहे हैं जो कि रैशनल है, जो कि लोग सोच पा रहे हैं कि हाँ यार ये चीज़ें तो सही हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बात करता है, इकोनॉमी यानी कम प्राइस में वो चीज़ मिल रही है, कुछ वैल्यू के बारे में बात कर रहा है, या फिर जो प्रोडक्ट है उसके परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहा है। तो ये रैशनल अपील होगा या रैशनल मोटिव होगा, जहाँ पे कंज्यूमर ये खुद देखेगा कि हाँ यार ये प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है, जो कि सही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप फ़ोन ख़रीदना चाहते हो और आप चाहते हो कि बैटरी बैकअप अच्छा हो, तो आप ये लॉजिकल है ना कि आप सोचोगे कि बैटरी बैकअप के बारे में बात कर रहा है तो हमें इसको देखना चाहिए। तो ये रैशनल अपील हो गया। सेकंड है इमोशनल, आपको पॉजिटिव या नेगेटिव इमोशन से आपको इन्फ्लुएंस किया जाएगा, जैसे लव, जॉय और ह्यूमर या फियर या गिल्ट, किसी भी तरीके का इमोशन आपको दिखाया जाएगा ऐड में। जैसे जनरली आपने देखा होगा कि मैगी या इस तरीके का जो नूडल्स के जो एग्जांपल्स होते हैं, उसमें मदर जो है वो अपने बेटे के लिए ही मैगी बनाती है, या जो भी उसमें बना रही हो। जनरली आप देखो कि कोई ऑयल का जो होता है ना, जो किचन में जो ऑयल हम यूज़ करते हैं, उसमें किसी लेडी को ही दिखाया जाता है ताकि वो अपने हस्बैंड को या अपने बच्चों का ध्यान रखती है। जनरली इस तरीके से इमोशनली आपको अपील किया जाता है। तो मैसेज कंटेंट जो है वो रैशनल, इमोशनल भी हो सकता है। और मॉरली आप जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, ये सब सारी चीज़ें। जैसे आपको बताया जा रहा है कि स्मोकिंग नहीं करना है, वो आपके लंग्स के लिए ख़राब है, या कोई सोशल कॉजेज़ के बारे में बात किया जा रहा है, जैसे इन्वायरमेंट को हमें क्लीन रखना है, पेड़ लगाना है, या कोई और भी चीज़ें हैं। तो मैसेज कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मैसेज स्ट्रक्चर, कि मैसेज का स्ट्रक्चर कैसा होगा। अब स्ट्रक्चर में 3 तरीके के जो मार्केटिंग स्ट्रक्चर इश्यूज आते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ ध्यान रखना, 3 तरीके का मैसेज स्ट्रक्चर से रिलेटेड इश्यूज आते हैं। पहला ये है कि वेदर टू ड्रॉ कंक्लूजन और लीव इट टू द ऑडियंस। जब भी हम कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यानी कोई कंपनी कोई ऐड आपके सामने पेश कर रही है या फिर किसी तरीके का इंफॉर्मेशन आपको दे रही है, तो कंपनी के सामने ये प्रॉब्लम आती है कि क्या वो एक कंक्लूजन ड्रॉ कर दे या फिर कंज्यूमर के ऊपर छोड़ दे कि आप देख लो, आपको अगर सही लगता हो तो प्रोडक्ट परचेज़ करो, अदरवाइज़ मत करो। सेकंड जो स्ट्रक्चर इशू आता है वो ये आता है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गूमेंट है, जो भी आपका प्रोडक्ट का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट या जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट है, क्या उसको सबसे पहले दिखाना चाहिए या सबसे लास्ट में दिखाना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। थर्ड जो स्ट्रक्चर इशू आता है वो ये आता है कि जो भी हम प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं या जो भी हम ऐड दिखा रहे हैं, क्या वो वन साइडेड हो, यानी सिर्फ उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को दिखाया जाए, या फिर टू साइड आर्गूमेंट हो, या फिर उसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको भी दिखाया जाए। तो ये जो है वो 3 मैसेज स्ट्रक्चर इश्यूज़ हैं जो एक कंपनी के सामने आता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मैसेज फॉर्मेट की, कि जो मैसेज है उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि अलग अलग तरीके का जो हम मीडियम हैं वो यूज़ करते हैं, वहाँ पे फॉर्मेट अलग हो सकता है। चाहे हम प्रिंट ऐड करें, चाहे हम टेलीविज़न या वीडियो के थ्रू करें, या फिर हम जो मैसेज देना चाहते हैं या प्रोडक्ट में हो या उसकी पैकेजिंग में ही हो। जैसे पहला दिया है, अगर हम प्रिंट ऐड कर रहे हैं, प्रिंट ऐड करने का मतलब हो सकता है कि आप न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हो, तो वो प्रिंट ऐड का पार्ट हो जाएगा। तो उसमें हेडिंग क्या होगी, जो भी हेडलाइन है, आपने देखा होगा ना कि हेडलाइन जो है बोल्ड में लिखा होता है। तो मैसेज का फॉर्मेट क्या होगा, उसका हेडलाइन क्या होगा, इलस्ट्रेशन क्या होगा, कौन से कलर से इस्तेमाल किया जाएगा, ये सब सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। और जनरली ये रेकमेंड किया जाता है कि जो भी आपका एडवर्टाइज़र है वो हमेशा नई चीज़ों को इंक्लूड करे, जो कॉन्ट्रास्ट हो, आई कैचिंग पिक्चर्स हो, उनका इस्तेमाल करे, हेडलाइन अच्छा हो, कुछ अलग फॉर्मेट में हो, एकदम अलग तरीके का फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाए, जो मैसेज का साइज और पोजीशन है वो सही होना चाहिए, कलर, शेप, ये सब सारी चीज़ें अच्छी तरीके से यूज़ किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम टेलीविज़न या वीडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि
जो पेस है वो कैसा है, वीडियो कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं, या साउंड हम किस तरह का यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके का यूज़ कर रहे हैं, ये भी सारी चीज़ें हम देखते हैं मैसेज फॉर्मेट में। अगर हम मान लेते हैं कि हमारा जो मैसेज है वो प्रोडक्ट पे या जो हमारा जो पैकेजिंग उस पे ही हो रहा है, जैसे आपने कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ किया होगा तो जो प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है वो आपको उस बॉक्स में जो पैकेज है उस पे ही लिखा होता है। तो कम्युनिकेटर को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जो टेक्सचर है वो किस तरीके का है, कलर कौन सा है, साइज़ कितना होना चाहिए या शेप कितना होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात, जो कलर है इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे आज के टाइम पे हम देख रहे हैं जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैकडोनल्ड की बात करें तो वो येलो और रेड कलर यूज़ करता है। ट्विटर की बात करें तो वो ब्लू कलर को सिग्निफिकेंट मानता है। तो इस तरीके से मैसेज फॉर्मेट में हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और ध्यान रखना चाहिए कि वो करंट मार्केट ट्रेंड के हिसाब से हो या फिर खुद की एक स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी हो जिसको वो कंपनी फॉलो कर रही हो। तो हमने 3 स्टेप्स देख लिए हैं, मैं एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ। पहला है कि आइडेंटिफाइंग टारगेट ऑडियंस, यानी सबसे पहले हमें ये टारगेट ऑडियंस के बारे में जानना होगा कि हमारा टारगेट ऑडियंस कौन सा है, करंट यूज़र है या पोटेंशियल बायर हो सकता है। सेकंड, मैंने आपको बताया डिटरमाइनिंग द कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स, कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना होगा और मोस्ट ऑफ द केसेस में परचेज रिस्पॉन्स होता है, यानी कि कंज्यूमर उनके प्रोडक्ट को परचेज करे, यही मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तीसरा, मैंने आपको बताया डिज़ाइनिंग अ मैसेज, इफेक्टिव मैसेज ड्रॉ करना। उसमें मैंने आपको एक फ्रेमवर्क जो बाइंग बिहेवियर मॉडल है, एडा मॉडल, वो भी मैंने आपको बताया। फिर फोर्थ स्टेप आता है चूजिंग कम्युनिकेशन चैनल्स एंड मीडियम। तो हमारे सामने दो ब्रॉड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स हैं। फर्स्ट है पर्सनल, सेकंड है नॉन पर्सनल। पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल्स, जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि पर्सनली कम्युनिकेट किया जाएगा। जैसे आप अपने किसी फ्रेंड से आमने सामने होकर बात कर रहे हो, तो जब दो या दो से अधिक लोग डायरेक्टली बात करते हैं एक दूसरे से तो वो पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल होता है। इसमें हो सकता है कि या तो आप फेस टू फेस बात कर रहे हो, जैसे आमने सामने हो, चाहे आप फ़ोन में ऑडियो कॉल कर रहे हो, चाहे मेल पे बात कर रहे हो, चाहे ईमेल पे बात कर रहे हो, चाहे आप चैट कर रहे हो लगातार। तो ये पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल का एग्जांपल। पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल के अंतर्गत कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे वर्ड ऑफ माउथ इन्फ्लुएंस। वर्ड ऑफ माउथ इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है कि जब एक कंज्यूमर किसी दूसरे कंज्यूमर को कुछ चीज़ें रिकमेंड करता है, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे कोई एसोसिएट हो या कोई दूसरा कंज्यूमर हो, तो उसे हम वर्ड ऑफ माउथ इन्फ्लुएंस कहते हैं। नेक्स्ट है बज़ मार्केटिंग। बज़ मार्केटिंग का क्या मतलब है कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा बातें करना, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ें मार्केट में आती हैं तो आप देखोगे कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर उसकी बात करने लगते हैं। जैसे आपने मामा अर्थ का देखा होगा, तो बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर हैं उसकी बात करने लगते हैं, तो एक तरीके से मार्केट में बज़ क्रिएट हो जाता है, ठीक है, हवा जिसको बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा बात होना, तो इसे हम बज़ मार्केटिंग कहते हैं। तो अभी हमने पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल के बारे में बात किया, अब बात करते हैं नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल। नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल का क्या मतलब है कि हम आमने सामने नहीं मिले, ठीक है, हम पर्सनली कोई कांटेक्ट हमारा नहीं हो रहा है, कोई फीडबैक नहीं मिल रहा है, यहाँ ध्यान रखें पर्सनल कोई भी कांटेक्ट नहीं हो रहा है। नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल के अंतर्गत 3 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट है मेजर मीडिया, सेकंड है एटमॉस्फियर्स और थर्ड है इवेंट्स। एक एक करके देखते हैं। तो मेजर मीडिया का क्या मतलब है कि इसमें जो मेजर मीडिया चैनल्स हैं, जैसे प्रिंट मीडिया हो गया, आपने न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, डायरेक्ट मेल ये सब सुना होगा, तो ये प्रिंट मीडिया का पार्ट है। इसी तरीके से ब्रॉडकास्ट मीडिया जैसे टीवी, रेडियो, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट है डिस्प्ले मीडिया, ये आप सभी जानते हैं, बिलबोर्ड्स हो गया, साइन, पोस्टर्स, ये सब एग्जांपल हैं डिस्प्ले मीडिया का। इसी तरीके से ऑनलाइन मीडिया है, जैसे आप फेसबुक, ट्विटर ये सब यूज़ करते हो या फिर जो भी सोशल मीडिया साइट है वो यूज़ करते हैं, वो ऑनलाइन मीडिया के अंतर्गत आता है। एटमॉस्फेयर के अंतर्गत बताया गया कि हमें इस तरीके का इन्वायरमेंट डिज़ाइन करना है ताकि जो कंज्यूमर है वो किसी प्रोडक्ट को परचेज़ कर सके, ठीक है। यानी कि हमें इस तरीके से मार्केट में ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना है कि लोग जो प्रोडक्ट हैं उनके पॉजिटिव, जो प्रोडक्ट हैं उसके बारे में पॉजिटिव व्यू रखें और इस तरीके से कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को परचेज़ करें। आखिरी है इवेंट। आपने बहुत सारे इवेंट्स के बारे में सुना होगा, चाहे अनअकैडमी का हो या किसी भी कंपनी का आपने इवेंट सुना होगा। इसमें जो टारगेट ऑडियंस होती हैं उनको जो मैसेज है वो कम्युनिकेट किया जाता है।
ताकि उस इवेंट के माध्यम से कंपनी अपने मैसेज को डिलीवर कर सके टू दी टारगेट ऑडियंस। ठीक है, तो ये नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल था। तो अभी तक हमने 4 स्टेप्स के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं 5वां स्टेप, जो कि है सेलेक्टिंग द मैसेज सोर्स। यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये सेलेक्टिंग द मैसेज सोर्स है। अब देखिए, जो 5वां स्टेप है जो कि ये बताता है सेलेक्टिंग द मैसेज सोर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। अब एक कंपनी को मैसेज डिलीवर करना है, अब उस कंपनी के मैसेज को कौन डिलीवर करेगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। मैसेज सोर्स का क्या मतलब है, जैसे आपने किसी ब्रांड का देखा होगा कि शूज़ मार्केट में बिक रहा है, तो कोई स्पोर्ट्स पर्सन या कोई एथलीट है वो उसको प्रमोट कर रहा है। तो मैसेज सोर्स का क्या मतलब है कि कौन बंदा या कौन पर्सन या कौन सा कार्टून या किसी तरीके से भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन है जो कंपनी के मैसेज को कंज्यूमर तक डिलीवर करेगा। जैसे आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन जो हैं वो पल्स पोलियो जो है उसको कम्युनिकेट करते हैं, वो बताते हैं कि 2 बूंद ज़िंदगी की, या जो भी वो ऐड करते हों। तो मैसेज सोर्स कौन सा है, कौन है जो मैसेज को आप तक पहुंचा रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं कि जो भी जनरली फूड कंपनियां हैं वो जनरली डॉक्टर्स को कहती हैं कि वो आप प्रमोट करो। जो भी आपने पेप्सोडेंट या जो भी आप टूथपेस्ट परचेस करते हो उसमें आप देखते हो कि डॉक्टर जनरली जो एक्टर होते हैं जनरली वो डॉक्टर के ड्रेस में होते हैं, वो आपको रेकमेंड करते हैं। तो जो फूड कंपनी है वो चाहती हैं कि डॉक्टर, डेंटिस्ट या जो दूसरे तरीके के हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं वो आपके प्रोडक्ट को रेकमेंड करें। इसके अलावा भी कुछ सेलिब्रिटी इंडोर्सेस होती हैं, जैसे आपके कोई एथलीट्स हैं, कोई एक्टर हैं, कोई म्यूजिशियन हैं, या किसी भी तरीके का कोई कार्टून कैरेक्टर है जो काफ़ी फेमस है, उसके थ्रू भी हम मैसेज को डिलीवर करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब हम किसी सेलिब्रिटी इंडोर्सेस के बारे में बात करते हैं, चाहे वो कोई एथलीट हो, एंकर हो, तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि जिस भी सेलिब्रिटी को हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसका रेपुटेशन मार्केट में अच्छा हो। अगर सपोज़ कर लेते हैं कि हमने किसी गलत बंदे को हायर कर लिया, तो इससे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट होगा और हो सकता है कि आपका कंपनी का जो इमेज है वो भी ख़राब हो जाए। जनरली आप देखते होंगे कि जिस भी सेलिब्रिटी के साथ कोई कंट्रोवर्सी जुड़ी होती है, उसके साथ जो कंपनी है वो कोलैबोरेशन नहीं करती है। ब्रांड एंडोर्समेंट जो है वो छीन लिया जाता है, उसके साथ कंपनी काम नहीं करना चाहती। तो ये था सेलेक्टिंग द मैसेज सोर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। आखिरी स्टेप है कलेक्टिंग फीडबैक। हमने टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई कर लिया, हमने कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव बना लिया, हमने मैसेज को डिज़ाइन कर लिया, हमने चैनल और मीडिया को भी चूज़ कर लिया, हमने मैसेज सोर्स को भी सेलेक्ट कर लिया। अब हम मैसेज डिलीवर करेंगे और बाद में फीडबैक लेंगे। फीडबैक लेने का क्या मतलब है कि जो भी टारगेट ऑडियंस है उनको हमने ऐड दिखा दिया, अब हमें इफ़ेक्ट जानना है। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारा ऑब्जेक्टिव ये था ना कि हमारे जो प्रोडक्ट है, सर्विसेज हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बिकें, ज़्यादा से ज़्यादा उसका कंजम्पशन बढ़े। तो अब हमें ये जानना है कि जो टारगेट ऑडियंस हैं उन पे हमारे ऐड का, हमारे जो कम्युनिकेशन जो कंटेंट है उनका इफ़ेक्ट क्या पड़ा। इसके लिए कंपनियां जनरली कुछ प्रश्न पूछती हैं, जैसे कि क्या जो हमारा जो कंटेंट है वो आपको याद है, कितनी बार आपने ये देखा है, या कौन सी चीज़ आपको रिकॉल करती है। ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एक कंपनी टारगेट ऑडियंस से पूछती है। यहाँ पे ध्यान रखना कि मेन जो फीडबैक लेने का जो मोटिव होता है वो ये होता है कि बिहेवियर को मेजर किया जाए। जो कंटेंट आपको दिखाया गया है उससे आपके बिहेवियर में क्या चेंजेस आए, क्या आप उस प्रोडक्ट को परचेस करेंगे, क्या आप दूसरों से इस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, क्या आप स्टोर पे जाके उस प्रोडक्ट को सच में देखेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें हम फीडबैक के अंतर्गत देखते हैं। ध्यान रखिएगा कि कलेक्टिंग फीडबैक ये जो स्टेप है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से हम कुछ चेंजेस करते हैं। अगर कंज्यूमर हमें कुछ चीज़ें बताता है कि ये चीज़ें सही नहीं हैं, इसे हम ठीक कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम वो सजेशन लेके तो जो भी हमारे एड्स हैं या जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है उसमें हम चेंज करते हैं। तो ये था मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो इफ़ेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन है उसका प्रोसेस क्या होगा, स्टेप कौन कौन सा होगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना है कि हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है, हमारे करंट यूज़र्स हैं या
पोटेंशियल बायर्स हैं। दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना। कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव क्या है जानते हैं आप, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना। तीसरा स्टेप है डिज़ाइनिंग अ मैसेज, हमें मैसेज को डिज़ाइन करना है। मैंने आपको बताया था इफ़ेक्टिव मैसेज कैसे डिज़ाइन करते हैं, मैंने आपको एडा फ्रेमवर्क के बारे में भी बताया है यहाँ पे। फोर्थ स्टेप है चूजिंग कम्युनिकेशन चैनल्स एंड मीडियम। अब हम कम्युनिकेशन चैनल्स को चूज़ करेंगे कि कौन से चैनल का इस्तेमाल करेंगे, चाहे हम पर्सनल करें चाहे नॉन पर्सनल का इस्तेमाल करें, ठीक है। पांचवा स्टेप आता है सेलेक्टिंग द मैसेज सोर्स। अब हम मैसेज सोर्स को सेलेक्ट करेंगे और आखिरी में हम फीडबैक लेंगे। तो आप देखोगे तो ए जो है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये करेक्ट सीक्वेंस है इफ़ेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस का। तो मेन जो ये प्रोसेस है यही आपको बार बार रिपीट करना है, बार बार पढ़ना है। आप ध्यान रखो कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है उसका सीक्वेंशियल स्टेप्स आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं डिटेल में जब आपको एडवर्टाइजिंग पढ़ाऊँगा तो वहाँ मैं आपको एडवर्टाइजिंग के बारे में बताऊँगा। सेल्स प्रमोशन पढ़ाऊँगा तो उसके बारे में हम इन डेप्थ पढ़ेंगे अलग से वीडियो में। तो इस तरीके से आज हमने 4 पीस जो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने बाकी जो 3 पीस हैं अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डिटेल में चीज़ों को पढ़ सकते हैं, या फिर आप मार्केटिंग की जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि सारी चीज़ों को मैं कवर करके मैं आप सब तक लेके आऊँ। तो अगर आप चाहते हैं कि इस लेक्चर का PDF डाउनलोड करें तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या आप कोई टॉपिक रिकमेंड करना चाहते हैं तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7317240017। ध्यान रखिएगा कि व्हाट्सएप पे आप ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल मत करिए, सिर्फ आप एक टेक्स्ट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो ये था प्रमोशन मिक्स। कमेंट बॉक्स में आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।